जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी संतोष रेणु यादव, और मैं निकल चुका हूं अब बापू की समाधि स्थल राजघाट के लिए। और आप सब से सहयोग की उम्मीद है, आप सब भी जागिए। और मैं भी गणेश नगर से मैं निकला हूँ और जितने भी मेरे साथी, मेरे भाई देख रहे हैं, बस आप लोग भी अपने अपने घरों से निकलिए। इस संकट घड़ी में जो हमारे मजदूर भाई, जो हमारे छात्र, जो भूखे पेट और आश्रय विहीन हो चुके हैं, उनके लिए जागिए और प्लीज़ जागिए। जागने की ज़रूरत है। अभी देख सकते हैं मैं अभी गणेश नगर में क्रॉस कर रहा हूँ। और हम सबको इसमें जागने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब जब तक चुप रहेंगे तब तक ये जो नेता लोग हैं, ये जब तक हम सब चुप रहेंगे, ये नेता लोग गरीबों की खून को चूसते रहेंगे। जागना तो बनता है। चलें बापू की समाधि स्थल की ओर, बापू की समाधि स्थल की ओर जाएंगे। बापू का चरण वंदन करेंगे और बापू की चरण वंदन करने के बाद फिर वहाँ से रात भर वहाँ पे रुकेंगे। उसके बाद फिर कल सुबह ज़रा उस संसद भवन को देखें, जिस संसद भवन में बैठ करके ये हमारे मत के द्वारा चुने गए नेता लोग जिस संसद भवन में बैठ करके और ये गरीबों का खून चूसते हैं, वहाँ पे जा करके, चूँकि वो हिंदुस्तान की मंदिर है, उस हिंदुस्तान की मंदिर में जा करके थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर वहाँ पे कैसे एक नेता, जो कि वोट मांगते समय पूरे हिंदुस्तान और पूरे गरीबों का भाई खुद को बताते हैं, और गरीब को भाई बताते हुए और वो नेता बन जाने के बाद वो कैसे गरीबों के लिए काल बन जाते हैं, हत्यारा बन जाते हैं। तो बस इन्हीं सब बातों को जा कर के महसूस करेंगे। क्या संसद भवन यही सिखाती है? अच्छा दोस्त, लक्ष्मी नगर जाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, इस सीधे जाना पड़ेगा? ठीक। तो वही चलते हैं, ज़रा संसद भवन भी हो लें। आखिर संसद भवन में क्या हमारे हिंदुस्तान की जो संविधान है उसमें कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है? हिंदुस्तान के किस संविधान में लिखा हुआ है कि आप चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों के मत के द्वारा
आप चुनाव जीते और उन्हीं लोगों के बारे में आप विचारहीन हो जाइए। ये कहाँ का कानून सिखाता है? कहाँ के संविधान में लिखा हुआ है? जब हमारे देश की संविधान की रचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उठाया, तो क्या उस संविधान में ऐसा लिखा हुआ था कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के श्रमिक, हमारे देश के मेधावी छात्र ऐसे ही रोते रहेंगे, ऐसे ही कराहते रहें और ये नेता लोग उस पर अपना राजनीतिकरण करें? सवाल तो बनता है ना, कब तक चुप रहें? कब तक इन नेताओं के चंगुल से अपने आप को मारते रहें? इन नेताओं के चंगुल से निकलना है। और ये लॉकडाउन का मैं भी समर्थन करता था, अभी भी करता हूँ और पूर्ण समर्थक हूँ मैं इस लॉकडाउन का। लेकिन लॉकडाउन जब किया तो क्या लॉकडाउन करने के पहले ये नहीं सोचना चाहिए था कि हमारे गरीब कैसे रहेंगे? लॉकडाउन करने के पहले ये नहीं सोचना चाहिए था कि हमारे छात्र लोग कैसे रहेंगे? लॉकडाउन करने के पहले ये नहीं सोचना चाहिए था कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो हिंदुस्तान की कण-कण की निर्माण करते हैं, उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए था? कि लॉकडाउन करने के पहले मध्य प्रदेश की सरकार बनाई जाती है। इस लॉकडाउन को करने के पहले जो केंद्र सरकार हैं वो अपने जितने भी कार्य है उसको पहले पूरा करते हैं और उसके बाद अचानक लॉकडाउन लगा देते हैं। कभी तबलीगी जमात पे इस वायरस को फैलाने का आरोप लगाया जाता है, तो कभी हिंदू पे, कभी मुस्लिम पे, कभी ऊंच जाति पे, कभी नीच जाति पे। ये धर्म और संप्रदाय जातियों की राजनीति कब तक चलेगी? हम कहते हैं उन जवानों में भी जाति देखी जाती है, उन मजदूरों में भी जाति देखी जाती है, उसमें भी धर्म देखा जाता है, उसमें भी संप्रदाय देखा जाता है। आखिर लॉकडाउन क्या उतना महत्वपूर्ण है? मैं पूछना चाहता हूँ। और अगर लॉकडाउन उतना महत्वपूर्ण है तो चलिए मैं भी मानता हूँ उतना महत्वपूर्ण है, फिर क्या इन मजदूरों का इस तरह से मरना ज़रूरी है? आप जिस तरीके से मजदूरों का कत्ल कर रहे हो, आप जिस तरीके से मजदूरों को आप मार रहे हो, क्या ये सही है, उचित है? कब तक चुप रहें? सवाल तो बनता है। और जो रेहड़ी वाले जो मजदूर हैं, आज वो सामने आकर के आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी आवाज़ को बंद कर दी है। उनकी आवाज़ को सुनने को ये जुर्म करार कर दी है। फिर कब तक चुप रहेगा आम आदमी? और कब तक चुप रहेंगे हमारे ये मजदूर, हमारे ये नौजवान साथी? आज हमारे देश के जवान से, हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर सिपाहियों से खाना बंटवाया जाता है। क्या उनकी भर्ती खाना बांटने के लिए हुई है? आप उनको मिसयूज क्यों कर रहे हो? देश के जवान को, जो हमारे गर्व हैं, आप उनको क्यों शर्मिंदगी से आप पेश ला रहे हो? ये नहीं चलेगा और इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लिमिटेशन होती है। आपको ऐसा नहीं कि वक्त नहीं हुआ, आपको ढेर सारा वक्त मिला। आप चाहते तो लॉकडाउन के बाद आप मजदूरों की हालत, आप नौजवानों की हालत, आप देश के जवानों की हालत और छात्रों की हालत में सुधार कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ उसका बनिस्पत? आज मजदूर जो आज रोड पे भटक रहे हैं 1200 किलोमीटर की यात्रा करके, जो अपना जान गंवा रहे हैं, क्या मिला उनको? आप जैसे सरकार से और ये संसद भवन क्या दी है उनको? मैं उस संसद भवन का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या उस संसद भवन ने देश को
क्या यही शिक्षा दिया है? उस संसद भवन ने हमारे देश के नेताओं को क्या यही शिक्षा दिया है कि आप संवेदनहीन हो जाइए और देश के मजदूरों को, छात्रों को, देश के जवानों को, किसानों को यूं ही मरते रहने दीजिए और आप अपना राज करें? आप हमारे मत से, उन्हीं गरीब मजदूरों के मत से, उन्हीं होनहार छात्र, किसान, जवान, कामगार, उनके मत से आप जाते हैं और जा कर के पार्लियामेंट में बैठते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होता है नौटंकी। वहाँ से आप अपने सिर्फ कानून बहारते हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है? कितनी माएँ अपनी लाल खो देती है, कितने जो पत्नियां हैं वो अपने पति खो देती है, कितना ऐसा घर है जो उजड़ चुका है इस लॉकडाउन के वजह से और सरकार की अनदेखी से। कितने ऐसे पेट हैं जो भूखे जल चुके हैं, मर चुके हैं। ऐसा कैसे काम चलेगा? ये कब तक चलेगा? मैं कहता हूँ ये कामगारों को, छात्रों को, श्रमिकों की लाने के लिए सरकार बोलती है, बिहार सरकार, कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। क्या गलती किए थे हमारे भाई, हमारे जितने भी मेरे साथी हैं, वो क्या गलती किए थे? उनकी गलती क्या यही है कि वो गरीब हैं? उनकी गलती क्या यही है कि वो चुप बैठे रहते हैं आपकी नाकामियों पे? तो ये आपको जागना होगा और हम सबको जागना होगा, सरकार को जवाब देना होगा। कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमें क्या था? मैं भी चुपचाप बैठा रहता, मैं भी घर में आराम से बैठा रहता। मेरे पास ऐसा थोड़े था कि मेरे पास खाने की कमी थी, मेरे पास खाने की कमी नहीं थी। लेकिन क्या सिर्फ हमसे देश चलेगा? क्या हमारा पेट भर गया तो क्या देश के सभी लोगों का पेट भर जाएगा? नहीं, हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा जो अपना खून पसीना बहा करके, अपना सब कुछ बहा करके और देश की सेवा करते हैं, देश की संप्रभुता में, देश की विकास में अपना संपूर्ण योगदान देते हैं। उनके बारे में भी सोचना होगा। हम जितने भी पार्टी हैं, मैं किसी पार्टी का ना तो समर्थन करता हूं, ना मैं किसी नेताओं का समर्थन करता हूं, लेकिन जितने भी लोग, चाहे वो किसी पार्टी से हों, चाहे वो किसी नेता के करीब हों या रहते हों या खुद नेता हों, अगर आप गरीबों के साथ हैं तो मैं आपके साथ हूँ। अगर आप लाचारों के साथ हैं, श्रमिकों के साथ हैं, आप श्रमिक की आवाज़ को बुलंद कीजिए। श्रमिक आज बेचारे पेट में हाथ लगा करके भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। सरकार बोलती है कि हम ये कर रहे हैं, श्रमिक के लिए वो कर रहे हैं। ऐसे कब तक? क्या अगर आप उनके लिए खाने पीने के इंतज़ाम कर रहे हैं तो क्या उनको शौक़ हो रहा है? क्या उनको शौक़ हो रहा है 1200 किलोमीटर पैदल जाने के लिए? उनको शौक़ हो रहा है अपने बच्चे को गोद में ले करके, अपने बच्चे को नंगे पांव रोड पे घुमा करके ले जाने के लिए शौक़ हो रहा है उनका? और जब इस तरह की बात है, मैं केंद्र सरकार की बातों को अगर मान लूँ, केंद्र सरकार बोलती है कि 20 लाख करोड़ रुपया, 20 लाख करोड़ यदि वो अगर इम्प्लीमेंट कर दे तो क्या राज्य सरकार घोटाला कर रही है? घोटाला तो कहीं ना कहीं हो रहा है। क्या हमारे हिंदुस्तान की भूमि उतनी उर्वरा नहीं रही? जहाँ पे इतना अनाज नहीं पैदा हो रहा है कि जो हमारे देशवासी भूखे मर रहे हैं, वो अनाज कहीं ना कहीं हमारे किसान आज इतने शिथिल पड़ गए, इतने कमज़ोर हो गए कि जो अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। हमारे किसान भी उतने ही मजबूत हैं, हमारे श्रमिक भी उतने ही मजबूत हैं, उतने ही मेहनती हैं। हमारी जो जनता है, जो हमारे छात्र नौजवान हैं, वो भी उतना ही कुशाग्र हैं, वो भी उतने ही इंटेलिजेंट हैं। हमारे कामगार उतने ही लगनशील हैं, हमारे जवान उतने ही देशभक्त हैं। फिर ये देश में हालत क्यों हो गई? हम कहते हैं कि आखिर भूखे पेट रोड पे सोने को मजबूर हमारे देश की जनता क्यों हो गई? कब तक चुप रहेंगे?
जागना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग हंसेंगे हम पे, बहुत सारे लोग हमको बहुत तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपने ऊपर जाग करके देखिए, क्या उन मासूमों के बीच आपका अपना कोई रास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है? क्या जो कामगार, क्या वो जो मजदूर, क्या वो जो छात्र जो अभी दूसरे प्रदेश में फंसे पड़े हैं, भूख के मारे बिलखते रहते हैं, क्या उन मजदूरों, उन छात्रों, उन कामगारों, उन किसानों से आपका कोई रिश्ता नहीं है? अगर कोई रिश्ता नहीं है तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं, हम भी एक सच्चे देशभक्त हैं, और सच्चे देशभक्त के नाते आप भी एक हिंदुस्तानी हैं और वो भी एक हिंदुस्तानी है। एक हिंदुस्तानी का तो रिश्ता तो होगा ना, तो आपके कम से कम वो साथी तो बने ना। फिर आप क्यों भूल गए? आप कैसे भूल गए कि वो आप ही के जैसे हिंदुस्तान का एक सच्चा सिपाही है? क्यों? क्या ज़रूरी था? क्या ज़रूरी था मुझे यहाँ पे आना? क्या मेरे पास खाने की कमी है? ऐसा नहीं है, मेरे पास यहाँ आश्रय की कमी है। मैं दिल्ली में आया था तूफानी जी का इलाज कराने के लिए, मुझे कोरोना दिया यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल ने। उसके बाद क्या कार्रवाई की सरकार ने? सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की, और जिस तरीके से आज भूखमरी की हालत देश में उत्पन्न हो गई है, ये हालत बहुत ही बदतर है और ऐसा बिल्कुल नहीं चलने देंगे। इस तरह की चीज़ें चाहे जिस परिस्थिति में हो, सरकार को प्रवासी मजदूरों के बारे में सोचना होगा, सरकार को हमारे नौजवान, मेरे छात्रों के बारे में सोचना होगा, सरकार को किसानों के बारे में सोचना होगा, सरकार को जवानों के बारे में सोचना होगा। ऐसी ये जो हिटलरशाही और ये जो जुर्म वाली जो सरकार है, ये अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो होगा सो देखा जाएगा। सरकार को जो एक्शन लेना होगा सरकार एक्शन ले, बस। लेकिन एक ही चीज़ कि सरकार के एक्शन लेने से उनका काम है लेते रहें, हमारा काम है। देश को हर वक्त कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ी है। जब जब देश में ये नेता बेलगाम हो गए हैं, तब तब देश ने कुर्बानियाँ दी है, और उस कुर्बानी को देने के लिए देश का ही सिपाही आया है सामने, और उस सिपाही का ही एक खानदान हम हैं। हमारे खून में, हमारे शरीर में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, जितने भी लोग हैं उन्हीं लोगों का खून हमारे शरीर में भी है। और ये खून उतना शांत नहीं है, ये खून इतना भी स्वार्थी नहीं है कि खुद अपना पेट भर करके और हमारे मजदूरों को, सच्चे साथियों को, सच्चे देशभक्तों को भूखे पेट रोड पे सुला दे। आप सब जागिए, जहाँ हैं वहीं से जागिए, क्योंकि जागना ज़रूरी है। नहीं जागिएगा, जो स्थिति आज हमारे कामगारों की हो चुकी है, जो स्थिति आज बाहर रह रहे छात्रों की हो चुकी है, जो स्थिति हमारे गरीब मेहनती श्रमिकों की हो चुकी है, वो स्थिति कल आपका होने वाला है। आप ये सोचिए कि जब ये कामगार, जब ये श्रमिक और जब ये छात्र जब रहेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे कार्य होगा? ये देखिए बेचारे, ये लोग अपने अपने घरों की ओर मजबूर हैं जाने को। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं बाबू? झारखंड जाने। बताइए, ये लोग झारखंड जाने के लिए, बताइए ये लोग को शौक था क्या? देखिए ये लोग को शौक था। ये लोग क्या, ये लोग यहाँ पे काम नहीं करते होंगे? ये लोग मेहनत करते थे, काम करते थे। आज मोदी सरकार, आपने काम छीन लिया है, और आप काम के साथ साथ आपने इनका अनाज छीन लिया है, आश्रय छीन लिया है। क्या इनको भूख नहीं लगता है? ये देशभक्त नहीं है? आपके घर की जो एक एक ईंट है मोदी सरकार जी, ये इन्हीं लोगों के द्वारा लगाई गई है। कैसे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये भूखे पेट कितना पैदल जाएंगे? यहाँ से कितना किलोमीटर होगा?
1000 किलोमीटर पैदल जाएंगे आप? आपका क्या नाम हुआ? क्या? वीरेंद्र। तो यहाँ कहाँ जाइएगा? झारखंड में कहाँ? छतरपुर थाना। छतरपुर थाना हाँ झारखंड में? हाँ। और लोग हैं क्या रास्ते में? बहुत लोग आ रहे हैं। ये देखिए क्या स्थिति अभी हो चुकी है। लोग, आप सब घर में हैं, आप सबको ये एहसास नहीं हो रहा होगा, या कितने लोगों को एहसास हुआ भी होगा। आप इस चीज़ को देखिए। मैं थोड़ा सा क्या निकला, ये देखिए ये लोग भूखे पेट कैसे यहाँ पे रहने को मजबूर हो गए हैं। ये देखिए, ये लोग देखिए, ये सब हमारे देश के नागरिक ही हैं ना। आज क्या स्थिति आज हो चुकी है सरकार की। आज सरकार क्यों सोए हुए है? सरकार, क्या हिंदुस्तान इतनी लाचार हो गई है कि हम अपने देशवासियों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं करा सकते? करा सकते हैं, लेकिन आप घोटालेबाजी करके आप देश को लूट रहे हैं। ये जो लूट है आपकी, ये जो लूट वाली नीति है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश जागेगा और देश जागेगा। जितने भी लोग हैं, तो आप सबसे बस इतना ही कहना चाहते हैं, आप प्लीज़ जागिए और जाग करके जैसा भी हो अपने भाई के लिए, अपने श्रमिकों के लिए, छात्रों के लिए, अपने जो भी कामगार हैं उनके लिए आवाज़ उठाइए। और आवाज़ उठा करके इन जुल्मी सत्ताधारी को, चाहे वो सत्ताधारी आज से पहले कर रहे हों या आज के सत्ताधारी हों, उनसे प्रश्न पूछिए कि 70 सावन बीत गए, फिर एक सवाल तो बनता है। ये सत्ताधारी जो हैं, कभी उनके ऊपर कभी उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके और सिर्फ राजनीति करते हैं। कहाँ गए अन्ना हजारे जी? मैं अन्ना हजारे जी से पूछना चाहता हूँ, मैं बाबा रामदेव जी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ चले गए आप लोग? क्या अभी आपकी आंख नहीं खुली है? देश किस कंडीशन में आकर के खड़ा हो चुका है, आपको नहीं पता है? आज देश का जन जन आज भूखा पेट सोया हुआ है, आश्रय विहीन हो चुका है। अन्ना हजारे जी, मैं भी आपका उस वक्त समर्थक था। कहाँ चले गए आप? क्यों सो गए हैं? क्या इस वक्त देश को जागने की ज़रूरत नहीं है क्या? कब तक चुप रहेंगे? क्या जब देश की धड़कन, जो देश के जो श्रमिक हैं, जो देश के जो छात्र हैं, जो देश के कामगार हैं, वो जब सो जाएंगे तब आप जागेंगे क्या? उनकी धड़कनें सो जाएंगे तब आप जागेंगे क्या? ये देखिए हमारे देश के श्रमिक, ये देखिए हमारे देश के होनहार श्रमिक आज किस कदर पैदल जाने पे आज मजबूर हैं। क्या कर रही है सरकार इनके बारे में? कहाँ जाएंगे आप? देखिए देश के जो श्रमिक हैं उनकी स्थिति देखिए। अब आप समझ सकते हैं कि मात्र 10 मिनट मैं यात्रा किया हूँ, 10 से 15 मिनट का मेरा यात्रा होगा, उसमें इतने श्रमिक जब हैं तो आप समझ जाइए कि समस्त हिंदुस्तान में कितने श्रमिक होंगे। सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। सोचिए और समझिए, और अगर आपको लगे कि आवाज़ उठानी चाहिए तो एक आवाज़ उठानी है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आपका साथी, आपका दोस्त संतोष रेणु यादव। अब मैं राजघाट पहुंच करके और फिर मैं वहां से मैं लाइव आऊँगा। आप ये देख लीजिए मैं अभी कहाँ पे हूँ। एक गीता कॉलोनी जाने के लिए लूप का प्रयोग करें यहाँ पे, और मैं सीधे अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए आगे लिखा हुआ है ITO राजघाट। मैं राजघाट जा रहा हूँ। राजघाट जा कर के बापू के चरणों को प्रणाम करूँगा, और बापू के चरणों को प्रणाम करके फिर वहीं से फिर निकलूँगा। वहीं से फिर निकल कर के ज़रा उस संसद भवन को देखना चाहते हैं, संविधान की मंदिर को देखना चाहते हैं, जिस संविधान के मंदिर को हमारे स्वार्थी, लोभी और लालची नेता, ये लोग उस मंदिर को
आज अपवित्र कर दिए हैं। उस मंदिर के द्वारा दी गई ज्ञान को इन लोगों ने नज़रअंदाज करके और उस मंदिर की तौहीनी की है। उस मंदिर के द्वारा जो पाठ पढ़ाया जाता था, उस पाठ को ये नेता लोग तौहीन करते हुए और हिंदुस्तान को भूखे पेट सड़कों पे, रोडों पे, चौराहों पे, कचड़ों में, गंदगी में सोने पे मजबूर कर दिए हैं, मरने पे मजबूर कर दिए हैं। लोग सड़कों पे धक्के खा करके मर जाते हैं। लोग ट्रेन की पटरियों पे सो करके नींद के मारे, भूख के मारे बेहोश होकर के गिर जाते हैं। उसके बाद ट्रेन आती है और वो कट जाते हैं। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? देखिए, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, कोरोना से बचें, कई बार साबुन से हाथ धोएं। घर में साबुन नहीं है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। मैं मास्क पहने हुए हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। मैं बिल्कुल अकेले हूँ। आप तो आप समझ गए होंगे कि कानून का कहीं से भी मैं उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे, और कहीं से मैं कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग मैं तो बिल्कुल अकेले हूँ। लेकिन हम कहते हैं सरकार से कि आप उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं, जो लोग बेचारे भूख के मारे जो सड़कों पे चल रहे हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? कहाँ जाती है आपकी सोशल डिस्टेंसिंग? जब शराब की दुकानें खुलती है और शराब की दुकानें खुल जाने के बाद भयंकर तरीके से लाइन लग जाती है और उसमें आपके जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी उसमें नज़र आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए। आप ये देखिए, वाह रे सरकार, ये देखिए जितनी चीज़ें लगा दी गई है, जितना होर्डिंग बैनर लगाया गया है। हम कहते हैं इतने होर्डिंग बैनर, अगर उसका पैसा, ये प्रचार का पैसा, एडवर्टाइजमेंट का पैसा, अगर देश के अगर नागरिकों के बीच, देश के सच्चे देशभक्त श्रमिकों, हमारे नौजवान छात्रों और हमारे किसानों, कामगारों, नौजवानों, सरहद पे अपनी जान की बाजी लगाने वाले जवानों के बीच अगर बांट दिया जाता, हमारे माताओं बहनों के बीच बांट दिया जाता, तो क्या हमारे देश और हमारे देश के नागरिक आज इस कदर बदहाल होता? मैं पूछना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से सत्ता के जुल्मी शासकों को, क्या कर रहे हो? क्या जागोगे जब धक धक धड़कन सो जाएगी? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। चलो मुसाफिर जाग उठो, है इनकलाब की बारी। बहुत सहे उपहास से हमने देखी दुनियादारी। कब तक जागना होगा, जागना होगा। आप सब जागिए, हम सब जागें, तब जा कर के एक कोरोना रूपी भ्रष्टाचार भागेगी। एक कोरोना रूपी जो लूटपाट जो हो चुकी है कोरोना के काल में, एक कोरोना एक सिर्फ बहाना है। इनको तो भ्रष्टाचार करके अपने पैकेट में पैसा दबाना है। एक कोरोना सिर्फ और सिर्फ इनका एक बहाना हो चुका है भ्रष्टाचारी का। आप सब जागिए, हम सब जागते हैं और नए भारत की निर्माण करेंगे, और नए भारत की निर्माण करेंगे हम सब मिलकर के। सो जागने की ज़रूरत है। जागिए, जागिए, जागिए। प्लीज़ आप सब जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप सब अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। गांव में हो या शहरों में, सड़क पे हो या पगडंडियों पे, जहाँ भी हैं वहीं आवाज़ बुलंद कीजिए। ये जितने भी जो लोग हैं, ये सब के होश ठिकाने आ जाएंगे। सत्ता का जो नशा हो चुका है इन लोगों को, जो सत्ता के गद्दी पे बैठ करके ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं, उन्हें बाह पकड़ करके अपनी अंगूठों से और उन्हें
बाह पकड़ करके खींच करके बाहर करेंगे उन्हें, और उन्हें बताएंगे कि आ जा रेलवे शहरों में, देख ले कितना सुख है, आ जा इन सड़कों पे, देख ले कितना मौज है, चल जरा उस रेल की पटरी पे सो करके देखें कितना मज़ा आता है, और चल 1200 किलोमीटर पैदल चल करके दिखाते हैं। आज हिंदुस्तान मरा नहीं है, आज हिंदुस्तान का नागरिक इतना कमज़ोर नहीं हुआ है कि आज जुल्म करोगे और हम बैठे बैठे आपका मुख दर्शक बन करके आपको सिर्फ देखता रहें और आपके लिए ताली बजाते रहें। बंद करो ये भाषणबाजी, बंद करो ये चाल सातिर, बंद करो ये भाषणबाजी, बंद करो ये चाल सातिर। बेबस और लाचार भूख का मौसम कब तक जाएगा? हम पूछते हैं नेताओं से, बेबस और लाचार भूख का मौसम कब तक जाएगा? क्या जागोगे धक धक करती धड़कन जब सो जाएगा? जब धड़कन ही सो जाएगा तो क्या जाग करके करोगे? क्या जाग कर करोगे? कुछ तो बोलो कुर्सी वालों, कुछ तो बोलो कुर्सी वालों, पूछ रही है जनता है। कुछ तो बोलो कुर्सी वालों, पूछ रही है जनता है। 70 सावन बीत गए फिर एक सवाल तो बनता है। 70 सावन बीत गए फिर एक सवाल तो बनता है, क्योंकि आज़ादी के 1947 की आज़ादी के बाद आज 70 साल क्रॉस हो चुके हैं, 73-74 साल क्रॉस हो गए। फिर क्यों आज हमारे देश की जनता, क्यों हम जो हंसते थे पाकिस्तान पे, हम जो हंसते थे अफगानिस्तान पे, हम जो हंसते थे ऑस्ट्रेलिया पे, हम जो हंसते थे बांग्लादेश पे, हम जो हंसते थे नेपाल पे, आज क्या स्थिति है? वहाँ की स्थिति से कंपेयर करो, वहाँ की स्थिति से आज देखो, वहाँ कितनी भुखमरी से कोरोना की वजह से मर गए लोग, और आपके यहाँ पे कितना कोरोना के मरीज को घोषित कर दिया गया। मैं कहता हूँ जब हमारे देश का नागरिक ही नहीं रहेगा तो फिर सत्ता किस पे करोगे, शासन किस पे करोगे? जय हिंद, जय हिंद मित्रों, जय भारत। और आपके आवाज़ को दबने नहीं देंगे, आपकी आवाज़ को ये देख सकते हैं, ये हैं हमारे देश के जिन्होंने अपना खून पसीना बहा करके देश को सींचा। आज इनको देखिए क्या स्थिति हो चुकी है। आज ये पैदल जाने पे आज मजबूर हैं। ये साइकिल चला करके आपको लगता है कि इस उम्र में इनको जाना चाहिए? ये बेचारे, इनको शौक हो रहा है क्या साइकिल चलाने का? नहीं, ये हमारे देश की इन शासकों की, सत्ताधारी लोगों की ये नाकामियां हैं जिनके वजह से आज इनको पैदल जाना पड़ रहा है, आज इनको रोना पड़ रहा है। आज इस 80 साल की उम्र में इनको 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर की यात्रा करके अपनी घर वापस, अपने मिट्टी वापस जाना है। आप समझ जाइए, पूरा हिंदुस्तान अपना मिट्टी है, पूरा हिंदुस्तान अपना घर है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी नेता लोग हैं, ये लोग आज हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और संप्रभुता पे आज सवालिया चिन्ह लगा दिया है। सबको जागने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ जागिए। उस हर एक व्यक्ति से आपका एक नाता है, और वो नाता है हिंदुस्तानी होने का, वो एक नाता है इंसानियत का। जागिए, जागिए। मैं तो चल रहा हूँ, मैं चलूँगा, अभी रास्ते अभी बहुत लंबे हैं। यहाँ पे संसद भवन देखने के बाद मैं सीधा निकलूँगा यहाँ से बिहार के लिए, और बिहार में नीतीश कुमार, संतोष रेणु यादव दिल्ली की सड़कों से ये आवाज़ दे रहा है कि होशियार, होशियार हो जाओ, होशियार। तुम्हारी ये जुल्मी शासन, जो बोलते हो आप कि ये जो मजदूर हैं इन्हें बिहार नहीं आना चाहिए, हम आ रहे हैं। और आपके घर के सामने जिस घर को आप बोलते हो सीएम हाउस, ये घर आपके बाप की जागीर नहीं है नीतीश कुमार। ये इन मजदूरों का, इन छात्रों का, इन श्रमिकों का, कामगारों का, ये हम सब का ये घर है। और उस घर में, उस घर के सामने बैठ करके और आपकी क्लास लगाने का कार्य करेंगे, आपसे पूछने का काम करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, क्या जुर्म था, कौन सा जुर्म किए थे हमारे श्रमिक,
कौन सा जुर्म किया था हमारा एक छोटा छोटा बच्चा जो देश के अन्य हिस्सों में जो बैठा हुआ है, पढ़ने के लिए गया था, ज्ञान अर्जित करने के लिए गया था। कौन सा गलत पाप किया था हमारा कामगार, कौन सा पाप किया था हमारा किसान, कौन सा पाप किया था हमारा नौजवान, जिसको आप भूखे पेट आप मरने पे दूसरे राज्यों में मजबूर किए, और आप बोलते हैं कि देश के अंदर नहीं आना चाहिए। बताते हैं यहाँ से संसद भवन को देखने के बाद मैं तुरंत मैं आऊँगा वहाँ पे और आपसे पूछता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों। हो सकता है वहाँ पहुँचने के बाद मैं फिर से लाइव आऊँ और आप सबको मैं बताऊँ। आप सब जहाँ भी हैं, ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, ये हिंदुस्तान की मिट्टी है साहब, इतने भी कमज़ोर नहीं है। 1200 किलोमीटर क्या 12,000 किलोमीटर की यात्रा करा दो, ये डिगने वाला नहीं है। ये देखिए मेरा भाई जो देश के निर्माण करते हैं, आज देखिए बेचारे किस कदर पैदल जाने पे मजबूर हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई, बताइए किस कदर पैदल जाने पे मजबूर हैं। हमारे देश का भाई, हमारे देश का इंसान, हमारे देश का नौजवान आज सड़कों पे आ चुका है भूखे पेट। आप सब जागिए और जागिए और जागिए। इसमें पूरी तरीके से अगर आप उस रोड पे चलते उस भाई को, उस सड़क पे चलते उस भाई को, उस रेलवे की पटरियों पे चलता हुआ भाई को अगर अपना भाई मानते होंगे, अपना दोस्त मानते होंगे, जो बच्चे घर से दूर रह करके पढ़ाई किया करते थे उन्हें अगर अपना छोटा भाई मानते होंगे, अपनी बहन मानते होंगे, तो जागिए, जागना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय हो, जय हो। लव यू आप सबको। आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी संतोष रेणु यादव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।